बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीका एक्ट 2016 तरमीम शुदा जारी कर दिया है, जिसके बाद सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इस पर एहतजाज भी किया जा रहा है और इसकी इसको मुस्तरद भी सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से किया गया है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत इजहार राय की आज़ादी को मज़ीद सलब करना चाहती है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस भी जारी किया है, जिसके मुताबिक अरकान पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ सेनेट और वज़रा भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकेंगे। इस पर भी अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का देखने में आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या KPK के जो हालिया बल्दियाती इलेक्शन के नताइज हैं, उसमें जो नाकामी हुई PTI को, ये इलेक्शन एक्ट जो है वो उसका नतीजा है। शहर कायद की प्रोग्राम के आखिर में बात होगी, जहां पर स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शहरी डाकुओं के रहमो करम पर हैं, बेयारो मददगार हैं। कोरंगी कॉजवे पर तारीख की सबसे बड़ी वारदात हुई, जहां पर बैक वक्त 100 लोगों को लूट लिया गया। इसकी वजह क्या है, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, सीनियर तजियाकार रजा रोमी साहब और सीनियर एनालिस्ट आसमा चौधरी साहिबा भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। शहजाद चौधरी साहब, पीका एक्ट की पहले बात कर लेते हैं। क्या हुकूमत इजहार राय की आज़ादी को मजीद सलब करना चाहती है? देखिए, सवाल आपका बहुत जेन्युइन है और सवाल जेन्युइन इसलिए बन गया है कि हुकूमत ने जो कानून बनाया है, जो 2016 का कानून था या जिसमें अभी तरमीम की हैं, उसको जब तक आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफ़ाइन करके उसको उधेड़ेंगे नहीं, इन द सेंस ऑफ सेपरेटिंग नंबर ऑफ थिंग्स, उसमें बहुत ज़्यादा डिविजन्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि कोई ज़ाती किस्म का कोई जो चीज़ है, उसमें पुरखाश या चपकलश जो है, उसको एक लार्जर अम्ब्रेला ओमनीबस बिल के अंदर ना लाया जाए। और जिस तरीके से कि हम जब किसी को बहुत तकलीफ देनी होती है बदकिस्मती से हमारे माशरे में, तो उसको एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे डाल देते हैं कि इसमें ज़मानत ही नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से सवाल पैदा होते हैं। अब मैं एक आपको आपके प्रोग्राम की वसातत से अपने हुकूमत को और बाकी सुनने वालों को एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। तजवीज़ ये है जी। कि इस कानून को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। ठीक। ये हमें याद रखना है कि साइबर वॉर एक एक्सेप्टेड वे ऑफ वॉरफेयर बन चुका है। साइबर वॉर अब आपका कौमों का और आपकी मिलिट्री और बाकी कैपेसिटी जो कैपेबिलिटी होती है, उसका अब एक इस्टेब्लिश तरीका है वॉर का। अच्छा, उसके अपने असूल हैं, उसने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के मामलात हैं, उसके अंदर दुश्मन का आपके ऊपर वार करना है, आपके निज़ाम को तबाह करना है। मिसाल के तौर पे अमेरिका और चीन आपस में लगे रहते हैं। इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इसको दुश्मन अब इस्तेमाल कर सकता है आपके लिए। हमारे यहाँ उसको बहुत जेनेरिक टर्म में कभी हम हाइब्रिड वॉर कह देते हैं, कभी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कह देते हैं, क्योंकि हम डिफाइन सही नहीं करते। तो साइबर वॉर को डिफाइन करके और उसके जो मुज़मरात हैं, जो उसके असरात हैं, उनको बहुत क्लियरली डिफाइन करना है, ताकि कोई और चीज़ उसके अंदर शामिल ना की जा सके। पहला हिस्सा तो उसका ये होना चाहिए। जी। दूसरा है जी डेफेमेशन और लाइबल। मिसाल के तौर पे कोई ज़ाती किसी को तकलीफ पहुंची, आपने किसी की ज़ात पे कोई कहानी गढ़ी है या उसको सुनाया है या उसको फैलाया है, जिसकी वजह से उसकी डेफेमेशन हुई है, जी। वो एंटायरली डिफरेंट होना चाहिए साइबर वॉर से। उसको अलहदा कर दीजिए और उसको डिफाइन कर दीजिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ शख्सी जो 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 इमेज है, शख्सी जो आपकी चीज़ें जी। हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होती है, ताकि उसको और फिर वो सिविल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में फिर उसके पास, अदालतों के पास उसका इफेक्टिव एक तरीका होना चाहिए कि क्या कवानीन है, किस तरीके से कोई जा सकता है, कहाँ जा सकता है। उस पर किसी की पकड़ धकड़ नहीं है, लेकिन जब जी। डेफेमेशन इस्टेब्लिश हो जाए तो उसका जुर्माना बहुत हैवी होना चाहिए। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बिल्कुल एक हमारे माशरे में आजकल की दुनिया में हकीकत है। इकोनॉमी डिजिटल हो चुकी, उसके बाद आपको पता है स्टॉकिंग है फेसबुक के ऊपर, लोगों को मजबूर किया जाता है और बच्चों को वर्गलाया जाता है और उनको फिर ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर के उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, ख़वातीन के साथ रेप किए जाते हैं। स्टॉकिंग के बाद ख़वातीन को तंग कर दिया जाता है, लोगों की तस्वीरें बना के अजीब अजीब तरीके से लगाई जाती हैं। ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्ट, उसके अंदर क्राइम्स हैं जी। बेशुमार, आपके इंटरनेट से चीज़ें ड्रॉ। तो ये 3 हिस्सों में जब आप इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद और तीनों मुख्तलिफ कवानीन होंगे और उन कवानीन के नीचे फिर सजाएं उसी हिसाब से उस तरीके से होंगी, तो फिर ये जो सवाल उठ रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ क्योंकि एक ओमनिबस अम्ब्रेला किस्म का कानून बना के हर चीज़ को उसके अंदर लागू किया जाता है, ये सवाल नहीं उठेंगे। तो मेरी तजवीज़ ये है कि कोई भी जो साहिब कलम है, अगर इन तजावीज़ से एग्री करता है तो उसको पकड़े,
इसके ऊपर ज़रूर कॉलम भी लिखे, मैं तो नहीं लिख रहा, कोई और लिखे, और ज़रूर हमें ये पैगाम लेके जाना चाहिए कि इस कानून को बेहतर तौर पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। ठीक, तो हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को सलब कर रही है इस कानून के अगर ज़रिए। देखिए ना, पॉपुलर टर्म्स में, अंडरस्टैंडिंग में, ये सब आप बात कर रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ अगर हम समझ जी, के बात करें तो हमें लगता है कि नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत शिकें ऐसी हैं जिनको हमें बहुत बेहतर डिफ़ाइन करना है, और जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हमें यूँ नहीं लगेगा कि ये इज़हार राय तो को हम सलब आपका कर रही है। जवाब हाँ समझे? नहीं, नहीं, आप नहीं, हाँ नहीं समझेंगे, आप ठीक, नहीं समझेंगे। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप मुत्तफिक हैं हुकूमत इज़हार राय की आज़ादी को मज़ीद सलब करना चाहती है? देखिए, बात ये है कि वो कहते हैं ना कि तारीख बताती है कि मरने वाली उम्मतों की ये कुछ अलामतें हुआ करती हैं। इस तरह जाने वाली हुकूमतों की भी कुछ अलामतें हुआ करती हैं। ऐसे सख्त इक़दामात उसी वक्त किए जाते हैं जब हुकूमत को अपनी कुर्सी का खतरा पैदा हो जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं, रोटैरिक नहीं है जो मैं इस हुकूमत के बारे में कह रहा हूँ। मैंने कई हुकूमतें देखी हैं जाते हुए, और जाते हुए जिस तरह चीखती चलाती है, प्रेस पे पाबंदियां लगाती हैं, कदगने लगाती हैं, वो हमने देखा है। अब बताइए कि आप एक सिविल मुकदमे को फौजदारी मुकदमा बना रहे हैं। पहले तो आप कह रहे हैं पकड़ लेंगे, जिस FIR कटी सुबह 9 बजे से मुराद सईद ने काटी, फर्ज किया, और 9:30 बजे FIA ने आपके छापा मारा, पकड़ के अंदर कर दिया। 6 महीने के बारे में आपकी पूछगीछ नहीं है। ये कौन सी आज़ादी सहाफ़त है और कौन सी सेक्स टू इंसिमिनेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं? फिर फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, कौन सी फेक न्यूज़? कौन डिफाइन करेगा फेक न्यूज़ क्या है? जब तक डिफाइन करेंगे, बेचारा जेल में पड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये वो कानून है कि बहुत अरसे से ये हुकूमत उसको नाफिज करना चाहती है, लेकिन नाफिज नहीं कर पा रही क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस थी, सहाफ़ियों की तरफ से और दूसरे स्टेक होल्डर की तरफ से भी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से भी, वकीलों की तरफ से भी, और बहुत लोगों की तरफ से इसके मामले में एक रेजिस्टेंस पाई जाती थी। देखिए, होता क्या है, इस हुकूमत ने आते ही पहले प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि कुछ पहले मालकान को कहा कि ये पैसे बहुत लेते हैं, इश्तिहार दिए गए, पुरानी हुकूमतों ने इश्तिहार दिए, हम काट देंगे, यादें कर देंगे। फिर कहा जी, जर्नलिस्ट तनख्वाहें बहुत लेती हैं, इन तनख्वाहें कम कर दी जाएं, बल्कि कुछ मालकान को मजबूर किया गया कि तनख्वाहें कम की जाएं। जी, इस तरह के बहुत से इकदाम हुए, लेकिन कुछ उनको समझ आई, उन्होंने इसको दूसरी तरह से हैंडल करने की कोशिश की, फ़हम तफ़हीम किया, लेकिन जी, लगता है कि अब वो थक चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि अगर हमने कोई पाबंदी ना लगाई, रोकथाम ना की, इन लोगों को लगाम ना दी, कितने लोग मरे हैं इस अरसे में, कितने लोगों के खिलाफ इकदाम हुए हैं, जी। कितने लोगों के खिलाफ वारदातें हुई हैं। क्या मतलब इस चीज़ का? आज़ादी सहाफ़त की जंग इस मुल्क में लोगों ने बरसों लड़ी है, जब से मुल्क कायम हुआ तब लड़ी है। इस ठीक, मुल्क के कायम होते ही इस मुल्क की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, जब तो पंजाब आप में समझते हैं इस एक्ट के ज़रिए आज़ादी इज़हार राय को मज़ीद सलब किया जा रहा है? जी सलब किया, जब सबसे ठीक, पहले हुकूमत ने आके नवाजा उसको बंद किया 2 साल के लिए, कुछ ठीक, नहीं बढ़ा। उसके बिल्कुल बाद ठीक, हमने भुगती हैं पाबंदियां, सख्तियां भुगती हैं, जेलें भुगती हैं। हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक, लेकिन लोग अब भी लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक। लगता मुझे रज़ा यही है। रूबी साहब। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बड़ी वाज़ेह तौर पर ये एक एफर्ट है हुकूमत की, बड़ी सीरियस किस्म की, कि आज़ादी इज़हार के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है उस पे जो तनकीद होती है हुकूमत पे इन पर्टिकुलर, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें इसका। इसलिए पिछली हुकूमत पीका लेकर आई। पीका जो कानून है उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं, और वो भी बुलडोज कर लिया गया पार्लियामान के थ्रू। और अब चूंकि इस वक्त तो पार्लियामान जो है उस तरह से फंक्शन नहीं करती, तो ऑर्डिनेंस के जरिए इसका इजरा किया गया है। जी, ना इसके ऊपर कोई बहस हुई है, ना इसके ऊपर कोई डिबेट हुई है, ना कोई कंसेंसस बनाया गया है। तो जाहिर बात है ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसकी सब मुखालफत कर रहे हैं। मीडिया जो है वो उन्होंने बॉयकॉट की ऐलान किया है। कोई ऐसी मीडिया की तंजीम नहीं है जो ये कह रही हो कि ये कानून जो है आज़ादी इजहार को सुकेड़ेगा। अच्छा, इसी तरह अपोजिशन का भी आपने हवाला दे दिया, क्योंकि ये यकतरफा किस्म की जो सेंसरशिप कायम करना चाहती है गवर्नमेंट, ये उसका एक बहुत ही भूंडा तरीका है उसके इजहार का। और ये मेरा नहीं ख्याल कि जो आला अदालतें हैं पाकिस्तान में वो इसको अपहोल्ड करेंगी, या कम से कम इसकी कई शिकों को तो वो उड़ा देंगी, क्योंकि इसमें इस तरह की जो बातें हैं जो कि मुतसादिम हैं आइन में दर्ज बहुत सारी शहरी हकूक से। तो बात ये है कि सोशल मीडिया एक मसला भी है। दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो भी इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं और सोच राइट, रहे हैं कि इसको कैसे
रेगुलेट किया जाए, लेकिन उसका तरीकाकार ये होता है और ख़ुसूसन एक जमहूरियत में कि आप उसके ऊपर एक पब्लिक डिबेट करवाते हैं और वो पब्लिक डिबेट जो है वो पार्लियामेंट में भी होती है, पार्लियामेंट के बाहर भी होती है। इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक खुली अटेम्प्ट है कदगन लगाने की। जी आसमा चौधरी साहिबा, आप भी यही समझती है इस एक्ट के जरिए हुकूमत आज़ादी ज़राए की आज़ादी को मज़ीद सलब कर रही है? देखिए, एक तरह का एकतरफा फैसला मैं इसको कहूँगी। कवानीन तो हमारे यहाँ मौजूद हैं, डेफेमेशन का लॉ है, दीगर कवानीन भी मौजूद हैं, फिका एक्ट की भी अगर हम बात करते हैं। अभी जो ज़्यादा शोर मच रहा है ना कि फेक न्यूज़, अब देखिए ये कौन डिफाइन करेगा कि आया ये फेक न्यूज़ है और व्यूज़ और न्यूज़ में फ़र्क किसने करना है? देखिए बिलफ़र्ज़ हम 4 लोग इस प्रोग्राम में बैठे हैं, सबका एक डिफरेंट ओपिनियन है। अगर शहज़ाद चौधरी सब कुछ बात कर रहे हैं, रज़ा नूनी, सजाद मी साहब, डिफरेंट ओपिनियन सबके सामने आ रहे हैं। तो अगर इस बिलफर्ज में अजम्पशन पे अभी हम बात करें, कल को अगर इस प्रोग्राम में से किसी क्लिप को बुनियाद बनाकर आप सामने ले आते हैं कि जी ये फेक न्यूज़ थी, तो देखिए हम सबके ये एक व्यूज़ इसमें शामिल हुए हैं। तो हुकूमत को सबसे पहले तो फेक न्यूज़ और व्यूज़ के अंदर इसकी डेफिनेशन को बेहतर बनाना होगा कि आया अगर करंट अफेयर्स के शो में कोई भी बात की जाती है, तो क्या वो न्यूज़ के ज़ुमरे में ली जाएगी या व्यूज़ के ज़ुमरे में ली जाएगी? क्योंकि ज़्यादा शोर इसमें फेक न्यूज़ के हवाले से मच रहा है। तो दूसरी बात मैं यही करूँगी कि जब हुकूमत के आखिरी दिन आते हैं या हुकूमतें इलेक्शन की तरफ जाती हैं, तो इस तरह के एक्ट भी आ जाते हैं, इस तरह के ऑर्डिनेंसेस भी आ जाते हैं जिनसे कहा जाता है कि बेहंगम मीडिया है, शोर-शराबे वाला मीडिया है, ये मीडिया लोगों की पगड़ियाँ उछालता है। ठीक है, बहुत सारे मीडिया के अंदर ऐसी बातें होती हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि जो नहीं आनी चाहिए। जी तहज़ीब और इख़लाक़ के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। अगर कोई न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप उसको ज़रूर सामने लेकर आएँ। लेकिन अगर उस न्यूज़ का इंटरेस्ट अगर हुकूमत के खिलाफ जाता है, तो क्या ये हुकूमत डिफाइन करेगी कि ये फेक न्यूज़ थी या न्यूज़ इनके खिलाफ गई तो आप पे मुकदमा हो जाएगा, आप जेल जाने के लिए भी तैयार रहें, आपकी बेल भी नहीं हो सकती। तो राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लकूनाज़ हैं इसमें जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत है। और देखना ये भी है कि हुकूमत को आखिरी चौथे साल में ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि इस तरह के कवानीन को एकदम से नाफ़िज़ किया जा रहा है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए पार्लियामेंट में नहीं लाया गया, उस पे डिबेट नहीं की गई। मुख्तलिफ़ पार्लिमानी कमेटियाँ बनी हैं, इन्फॉर्मेशन कमेटी होती है पार्लियामेंट के अंदर कायमा कमेटी होती है, वहाँ तजावीज़ ली जाती हैं, सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, उनसे तजावीज़ ली जाती हैं, लेकिन इतनी जल्दबाज़ी क्यों की गई? क्या हुकूमत अगले इलेक्शन की तैयारी करने जा रही है? उससे पहले वो ये नहीं चाह रही कि हुकूमत की कारकर्दगी बताई जाए या हुकूमत के जो हवाले से ऑपोज़िशन इल्ज़ामात लगाती है या जो मनफ़ी ख़बरें आती हैं, अगर वो नशर की जाएँगी तो ये फ़ौरन जी डिफ़ाइन किया जाएगा या फ़ौरन देखा जाएगा कि आया ये फ़ेक न्यूज़ है, तो उसके ज़रिए फिर सबको अंदर किया जाएगा। मेरी जो नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक ये एक तरह से कदगन भी लगाई जा रही है, मीडिया को कंट्रोल भी किया जा रहा है और जो बेहंगम मीडिया कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हमारा मीडिया बेहंगम हो गया है, उसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। ये थ्योरी इमरान खान साहब पहले साल लेकर आए थे। राइट। आते ही उन्होंने कहा था कि मैं इस मीडिया को कंट्रोल करूँगा। तो शायद उस तरह से कंट्रोल तो नहीं हो सका। अब चौथा साल है हुकूमत का, हो सकता है शायद ये आखिरी साल भी हो। इलेक्शन के जाने की तरफ इशारे भी हो रहे हैं, बहुत सारी ठीक, चीज़ें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक, आपका एजिटेशन की पॉइंट आ गया। सियासत है, तो मेरे ख्याल से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है राइट, इसमें। आपका पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जिस तरह अपना पॉइंट बोला और जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बराए मेहरबानी उसको सियासत से ऊपर होकर देखा जाए। मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक और पाकिस्तान की रियासत और लोगों की आज़ादी, दोनों के इंटरेस्ट हैं उसके अंदर और वो सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा मवाद है जिसको अगर सीरियसली लिया जाए और हमारे साथी कंसिडर करें तो आई थिंक उसको वो एक अच्छी गाइडेंस है अगर उसको तसव्वुर किया जाए तो। बिल्कुल ठीक, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, आज इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है, क्या हालिया बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त इसकी वजह है इस एक्ट की? ब्रेक के बाद पर बात होगी। इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस भी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक वफाकी वुज़रा, सेनेट के मेंबरान और मेंबर कौमी असम्बली भी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले सकेंगे। सज्जाद मीर साहब, KPK के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में PTI की नाकामी का नतीजा है ये ऑर्डिनेंस? जी, ये कहा जा सकता है, लेकिन मामला उससे पहले शुरू हो चुका था। ठीक, दिल को तो बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से भी शुरू हो चुका था, बल्कि एक जगह तो वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाफ वर्जी की थी। उस वक्त इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सका था या कुछ कर नहीं पा रहा था,
उनका इलेक्शन कमीशन या कुछ भी कह लीजिए जो भी कवानीन थे नाफज नहीं किए जा सके थे। अब कुछ उन्होंने जोर शोर दिखाना शुरू किया है, एक और वजीर पर जुर्माना किया है, कुछ पाबंदियां लगाई हैं, कुछ नाअहली का फैसला किया है, तो लगा हुकूमत को कि ये मसला पैदा होगा। उनको लगता है कि जब हमारे वजीर सेनेटर नहीं जाएंगे तो हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, क्योंकि बेस पर अब तो उनके सदर भी जो है मिनिस्टर हुआ करते हैं, अब तो उनकी पार्टी अलग से मौजूद ही नहीं है, फिर कैसे होगा कि वो लोग जो है इलेक्शन लड़ सकेंगे। और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में उनके जहन में ये है कि वज़ीर आज़म हल हल्के में जाकर उनके ख्याल में जहाँ भी जाएंगे वो तकरीर करना चाहेंगे, जलसा करना चाहेंगे, मजमा लगाना चाहेंगे, कुछ और करना चाहेंगे। इसमें बहुत से पहलू हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने एक बहुत तवील लंबी मीटिंग की है और उस पर गौर ख़ौज़ किया है और बड़ा एक माकूल तरीका इख्तियार किया है कि वो अटॉर्नी जनरल से इस मसले पर बहस करेंगे और उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। ये नहीं कहा कि उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे, ये कहा कि उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। अटॉर्नी जनरल हमारे ये भी और पहले वाले भी खासे कानूनी लोग दिखाई देते हैं कि वो वजारत कानून की तरह लठ नहीं मारते जैसे हमारे वजीर कानून फरोग नसीम मारते हैं, बल्कि बहुत एहतियात के साथ वो एक कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि शायद कोई रास्ता निकल आए और कोई रास्ता ऐसा बन सके जिससे जमहूरियत भी पामाल ना हो, इलेक्शन कमीशन की सॉवरेंटी भी दायरा जाए और ये कि मामला जो है पार्टियों के लिए भी इलेक्शन कैंपेन करना आसान हो जाए। लेकिन ये अभी तक जो बात सामने आई है वो लगता है कि पीटीआई डर गई है और डर के वो सारे ये कानून पास कर रही है। ये जो केपी इलेक्शन के नताइज हैं उससे डर के कर रही है, उससे और उसके पहले भी और उसके बाद भी जो सारे वाकयात हुए उसका नतीजा है कि उन्हें करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। रजा रूमी साहब, केपी के जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को नाकामी का सामना करना पड़ा, ये जो अब मौजूदा इलेक्शन एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, आप समझते हैं उसका नतीजा है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे मीर साहब कह रहे हैं कि ये भी और उससे पहले वाले भी जो तजुर्बात हैं उनकी रोशनी में ये जो नया ऑर्डिनेंस, एक और ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आई है गवर्नमेंट। और मैं ये समझता हूँ कि वो केपी में तो यकीनन उनको जिस तरह से शिकस्त का सामना किया गया है वो करना पड़ा है। और वो ऐसा सूबा जहाँ पे 9 साल से वो रूल कर रहे हैं और इस कदर उसके बारे में प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया था कि वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो वो आवाम ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब और फिर आपने देखा कि वहाँ पर कैनवसिंग की इजाज़त भी नहीं दी गई और ये खिलाफ कानून भी है। हमारे कवानीन जो हैं इलेक्शन कमीशन और आज से नहीं बहुत सालों से और ममालिक में भी, हिंदुस्तान में भी, हमारे पड़ोस में, वहाँ पे वुज़रा को इजाज़त नहीं है और पार्लियामेंटेरियंस कि वो इस तरह से इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लें। और ये मैं ये फिर से समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस भी शायद अदालतों में जो है स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये खिलाफ कानून और एक आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस की नफ़ी करता है। अगर आप गवर्नमेंट जो है उसके पास वसाइल और इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करके वो वोटर पर असरअंदाज होगी तो फिर आप उसे कैसे कहेंगे? तो पहले तो ये मसला है। और दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कोई भी आपने मनमानी करनी है तो आप ऑर्डिनेंस ले आइए। यानी कि कल को आप ये कहें कि जी हर वजीर को या हर एमएनए या एमपी को इख्तियार है कि वो डब्बों के अंदर 10 वोट एक्स्ट्रा भर दें, या खान साहब इतने ईमानदार हैं कि उनको स्पेशल कंसेशन मिलनी चाहिए इस इलेक्शन में या किसी इलेक्शन में। ये इस तरह नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन एडवाइस करता है इस तरह की चीजें, कौन ऐसे मशवरे देता है। ये इससे पहले ऑर्डिनेंस की भी बात होती है, ये डेस्परेट एफर्ट्स लग रही हैं हुकूमत की। जैसे मीर साहब ने पहले कहा था कि जातीय हुकूमत की जो है वो निशानियां यही होती हैं कि वो ऐसे इक़दाम उठा लेते हैं कि वो हवास बाख्ता हो जाते हैं और फिर वो लोग भी उसको नोट करते हैं, अदालतें भी नोट करती हैं और इलेक्ट्रेट भी नोट करती है। अवाम हमारी इतनी बेवकूफ नहीं है जितना हम समझते हैं। जी, तो ये मेरे ख्याल से ये ऑर्डिनेंस जो है ये उसी का रिजल्ट है। आपके आंसर का जवाब हाँ में है और मेरी ये गुजारिश होगी हुकूमत से कि फौरी तौर पे इसको वापस लें और अपनी जो है जाते जाते अपनी नेक नामी को कायम रखें और बदनामी में ना बदलें। शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, केपी के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को जो नाकामी का सामना करना पड़ा, जो इलेक्शन ऑर्डिनेंस जारी हुआ, क्या ये उसकी वजह है?
देखिए आज आज़ादियों का दिन है, आज़ादी के लिए लड़ने का। जी हमने पहले सवाल में सहाफ़ती आज़ादी के लिए लड़ाई की है, तो अभी हम सियासी आज़ादी के लिए लड़ाई करेंगे इस सवाल के अंदर। जी मकसद ये है कि जिस तरह सहाफ़ती आज़ादी में कदगन लगती है बेइंतहा इस किस्म के कवानीन से, तो सियासी आज़ादी जो है उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। यानी आप किसी सियासतदान को क्यों उसके काम से रोकते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर वो सियासतदान है और वो उस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो वज़ीर है, चाहे एमएनए, एमपी है, जो भी है, वो जाए वहाँ पे जाके गुफ्तगू करे अपने लोगों से, अपने लोगों के लिए कन्वेंसिंग करे, बड़ी दुनिया में होता है। तो हम क्यों उससे दूसरी बात, मेरा ख़्याल है ये एक अननेचुरल चीज़ थी, ये क्यों इसकी वायलेशंस होती थी? वो कानून जो कि अननेचुरल होगा उसकी वायलेशन होगी। लोग जाएँगे, तोड़ेंगे। हमने इसलिए किया था या जब भी ये किसी ने सोचा था इसलिए ताकि वो जो अपने वज़रा जाते हैं, तो अपना लाओ-लश्कर लेके वहाँ पे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश ना करें। वहाँ पर हुकूमत अपनी जो रिसोर्सेज़ हैं वो ना लगाए ताकि वहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड रहे तब के लिए। लेकिन हमने देखा कि हर हुकूमत इसको वायलेट करती है और हर हुकूमत इलेक्शन से पहले वहाँ पर कोई ना कोई नालियाँ ये वो वगैरह बनवा रही होती है या वहाँ पे जाके कोई ना कोई और किसी और जी ज़रिए से इन्फ्लुएंस करती है। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि ये सियासी आज़ादी के लिए इम्पोर्टेंट है कि मुकम्मल आज़ादी हो सियासत की, हर एक को आज़ादी हो सियासत की और ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पर के पॉलिटिकल पार्टीज़ जाके अपनी सियासत करती हैं, उनको हक है कि वो जाके ये करें। तो मैं नहीं समझता कि इसका ताल्लुक किसी की शिकस्त से है। ठीक शिकस्त अगर इतनी ही उनके मुकद्दर में लिखी है, तो इसके बावजूद शिकस्त उनके मुकद्दर में आ जाएगी। मेरा ख़्याल है इसका ताल्लुक इससे नहीं है, ये बिल्कुल रिवर्जन है इनटू अ नेचुरल कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो बिल्कुल ठीक बात की है जब भी ये ऑर्डिनेंस आया तो। आसमा साहिबा, केपीके के हालिया बलदियाती इंतखाबात में पीटीआई की जो नाकामी हुई, इलेक्शन ऑर्डिनेंस जो अब आया है, एक्ट ऑर्डिनेंस, ये इसका नतीजा ही है? देखिए उसका नतीजा एक तरह से कह लें शायद गवर्नमेंट खौफज़दा हो गई है या वो देखना ये चाह रहे हैं कि अगर केपीके में उनके साथ ऐसा हुआ है तो बाकी सूबों में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन पहले तो ये बात देखना ज़रूरी होगी कि ऑर्डिनेंसेस क्यों लाए जाते हैं। ऑर्डिनेंसेस उस वक़्त आते हैं जबकि पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं होती। यहाँ तो पार्लियामेंट का इजलास होता है, मेंबरान पार्लियामेंट आते हैं, मराहत लेते हैं, टीए-डीए उनको मिलता है, आने-जाने का खर्चा मिलता है, वो यहाँ पे आते हैं इस पार्लियामान के अंदर। तो ये चीज़ें पार्लियामान में क्यों डिबेट नहीं होती? चले वहाँ डिबेट नहीं हुई, जो मैंने पहले बात की थी, कायमा कमेटियाँ बनी हैं, वहाँ ये बातें क्यों डिस्कस नहीं होती? तो ऑर्डिनेंसेस की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? तो हमेशा ये इस चीज़ को हम ज़ाहिर में इस चीज़ को देखते रहे हैं कि ऑर्डिनेंसेस तब लाए जाते हैं जब हुकूमत कमज़ोर हो रही होती है पार्लियामान के अंदर। पार्लियामान को बाईपास करके ऑर्डिनेंसेस लाए जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के कवानीन को उनको नाफ़िज़ किया जाता है। जी जो बात हम बार-बार कर रहे हैं कि मैं जैसे पहले भी कह रही थी, हुकूमत इस वक़्त इलेक्शन की तैयारी में है। जब तक हुकूमती इसमें यही कहा गया ना कि जो हुकूमती वुज़रा हैं, उनको जाने की इजाज़त उन हलकों में दी जाए। देखिए, जब वो उन हलकों में जाएँगे, अपने लाओ-लश्कर के साथ जाएँगे, उस हलके पे असर-अंदाज़ होने की कोशिश करेंगे। लोगों का एक जमे-ग़फ़ीर वैसे ही जमा हो जाता है, जी फलाँ मिनिस्टर आ गया, झंडे वाली गाड़ी उन्होंने हलके में देख ली, प्रोटोकॉल देख लिया, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग तो वैसे ही देखने-सुनने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वहाँ पे जी लोगों को खाने खिलाए जाते हैं, तो इस तरह से वोट को खरीदने की कोशिश की जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आपने सबको देनी है तो दोनों तरफ के कैंडिडेट्स खड़े हों। हुकूमती वज़रा के अलावा बहुत सारे हुकूमत के पास ऐसे लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, नज़रियाती पार्टी के अंदर लोग होते हैं जिनको लोग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, चाहे वो वज़रा ना भी हों। तो उन लोगों को हल्के में भेजा जाए कैंपेन के लिए, लोगों को कन्विंस किया जाए कि आप हमें वोट दें। तो इसमें वज़रा को जाने की इजाज़त देना मेरे ख्याल से तो ये एक शायद हुकूमत नताइज पे या इलेक्शंस पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगी क्योंकि देखिए जी लोग वहाँ पे आ जाते हैं जी हमें जॉब्स दी जाएँ, हमारे फलाँ काम किए जाएँ। ठीक जब वज़ीर उस हल्के में जाकर बैठेगा, तो ये देखिए अगर उस हल्के में उस वज़ीर का ताल्लुक अगर उस हल्के से है तो क्या उसकी ड्यूटी ड्यूटी सिर्फ इलेक्शन तक नहीं होती कि इलेक्शन के 2 महीने या 3 महीने कैंपेन में वो अपने हल्के में नज़र आए और इसके बाद वो 5 साल अपने हल्के के लोगों को मुँह ना दिखाए। तो इन जी लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि अगर उन लोगों ने अपने हलकों में काम कराना है, तो वक़्त के साथ-साथ वहाँ पे जाएँ, टाइम दें, लोगों की ठीक बातों को सुनें, जिनके मैंडेट के साथ वो इस असेंबली में बैठे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये भी हुकूमत का शायद शायद मेरे ख़्याल से एक अहमकाना फ़ैसला भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल ठीक, वो आपका पॉइंट भरपूर आया। तैयारी से सामने आ रहे हैं कि लोगों के वोट को बलदियाती वोट को जब आप हासिल करेंगे ना, देखिए लोकल काउंसलर्स या नाज़िम आपके अगर अपने होंगे, मेयर्स आपके अपने होंगे, तो फिर जनरल इलेक्शन में आप बहुत हद तक अपने वोट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक उसके है, लिए भी बिल्कुल ठीक। ये हुकूमत पहले से ऐसा आ- मैदान बना रही है। ठीक है, अब ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें हैं,
इनके पीछे वजूहात क्या है, इंतजामिया नाकाम क्यों है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अचानक से तेजी से बढ़ गई हैं और दिल दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही हैं। आसमा चौधरी साहिबा, आप क्या समझती हैं, वजूहात क्या हैं? देखिए, मैंने अक्सर कराची जाने का इत्तेफ़ाक होता है, तो एयरपोर्ट से लेके शाहराह फैसल तक और क्लिफ्टन तक आपको प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ नज़र आती हैं, चाहे किसी एमएनए के एमपीए हों, वुज़रा हों, वहाँ के ब्यूरोक्रेट हों, आपको एक गाड़ी डाले वाली साथ प्रोटोकॉल सिंध पुलिस ज़रूर नज़र आएगी उनकी हिफ़ाज़त के लिए। इसके अलावा अगर कराची शहर की हम बात करते हैं, जो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पर, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन टोटली फेलियर है और ये टोटली सूबाई हुकूमत का मसला है, मामला है और उनके इख्तियार में है कराची जैसे बड़े शहर को। ठीक है, पूरी दुनिया में हम सुनते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्राइम रेट हमेशा से ज़्यादा होता है। लेकिन आज भी मैं पढ़ रही थी तकरीबन साल का पहला महीना और दूसरे महीने के अंदर 50 कोई थाउज़ेंड्स में कुछ वारदातें जी। लिखी हुई थी कि कराची शहर में इतनी वारदातें हुई, चोरी की, डकैती की, मर्डर हुए। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? सूबाई हुकूमत कहाँ है? क्या वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी या पीपल्स पार्टी या दीगर लोगों को प्रोटोकॉल कल्चर की हिफाजत करने पे लगे हैं या उनकी ड्यूटियां सिर्फ इतनी है कि लोगों को एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा, उनके पीछे गाड़ियां जाएंगी। जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के, कराची के, सिंध के, उनका कौन पुरसाने हाल होगा? लोगों ने अपनी मदद आपके तहत गली के बाहर, घर के बाहर सीसी कैमरे लगाए हैं, अपने गार्ड्स रख लिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जी। कि कराची इतना बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ से ज्यादा की वहां की आबादी है और वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगाया गया, कुछ ऐसी एफर्ट नहीं की गई कि वहां के लोगों को इन जराइम से बचाया जा सके। दिन दहाड़े दंदनाते हुए लोग आते हैं, लोगों को लूट कर चले जाते हैं। उनके लिए तो 20 रुपए की एक गोली है, कोई भी शख्स सामने आएगा उसको फायर करके खत्म कर देंगे। और हम देखते हैं कि साथ ही आगे पुलिस की चौकियां होती हैं, रेंजर्स वहां पे खड़ी होती है, इतने अरसे से वहां पे रेंजर्स तैनात हैं। ठीक है, वहां शहर के हालात को जी। बहुत हद तक कंट्रोल किया गया था और एमक्यूएम के एतबार में जिस तरह के वाकयात होते थे, टारगेट किलिंग्स के और दीगर क्राइम के, कुछ हद तक, बहुत हद तक उसमें कमी हुई थी। लेकिन तकरीबन ये 1 साल चढ़ने के और इस नए साल के आगाज़ के साथ ही इतनी ज़्यादा तेज़ी आ जाना सिंध हुकूमत के लिए खुसूसन वजह लम्हा इंतजामिया फ़िक्रिया है। नाकाम है या उन्हें पुलिस बाकी निज़ाम फेल हो गया? नहीं, इंतज़ामिया नाकाम है और पुलिस देखिए सूबाई हुकूमत के अंडर आती है, इंतज़ामिया ठीक। नाकाम है, पुलिस नाकाम है, सिंध हुकूमत नाकाम है। देखिए सिंध हुकूमत बड़े-बड़े नाकाम है, जलसे बिल्कुल करते ठीक। हैं, रज़ा रूमी तकारीर साहब। करते हैं या हम इमरान खान के खिलाफ बात ठीक। करें, तो क्यों नहीं पीपल्स पार्टी के लोग अपने सिरे ज़िम्मेदारी लेते कि हमने सिंध के लोगों सबसे को बड़े शहर उनके की हकूक हिफाजत का क्यों नहीं कर पा तहफ़्फ़ुज़ रहे? करना है, बिल्कुल ठीक है। हमने रज़ा लोगों रूमी को साहब, अमन आप और क्या अमान की समझते हैं, ज़िम्मेदारी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों की वजूहात क्या हैं? देखिए, वजूहात तो बहुत सी होती हैं, ज़ाहिरी बात है, वो तो लंबी फ़हरिस्त है, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो पुलिस है। ये तो ठीक। पुलिस की नाकामी है, सिंध पुलिस की, और कराची में जो तैनात अफसरों की फ़ौज ज़फ़र मौज है कि उनकी राइट बिलो देयर नोज़ ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान का कोई हिस्सा भी हो, और सिंध में तो उसकी बहुत सारी पहले शवाहिद भी मिले हैं, बहुत खबरें भी आई हैं कि पुलिस की कोल्यूशन के बगैर ये काम नहीं होता। निचली सतह के ऊपर जब छूट मिल जाती है इस तरह के जो है कानून शिकन एलिमेंट्स को, तो वो उसका फ़ायदा उठाकर इन वारदातों और डकैतियों और ये जो लूटने का अमल है उसमें शामिल होते हैं। पुलिस को कौन सुपरवाइज़ करता है? उसके ऊपर होम डिपार्टमेंट और वज़ीर आला सिंध होते हैं जो कि डायरेक्टली आईजी उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक फेलियर है इस वक़्त संगीन किस्म का। जी। पहले भी आपको याद है मोबाइल चोरी की एक वबा की तरह जी। फैली हुई थी कराची में। हर नाके पर, हर इशारे पर, हर मोड़ के ऊपर लोगों को मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता था, उनके पर्स छीन लिए जाते थे। कभी-कभार तो उनको मार दिया जाता था अगर वो रेज़िस्ट करते थे। जी। फिर उसके ऊपर काबू पाया जब पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर वहाँ पे ऑपरेशन किया, और काफ़ी देर तक वो उन वाक़यात की शिद्दत में कमी आ गई। अब ये दोबारा से ये मसला अब आगे आ गया है, तो इसके ऊपर तो यकीनन सिंध ठीक। गवर्नमेंट को सीरियसली ना सिर्फ़ हंगामी बुनियादों के ऊपर
पुलिस को ताकीद करनी चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ के उनको पनिश जी किया जाए। ठीक। देखिए ये वारदातें और ये जो क्राइम है, ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं होती। साफ साफ बात करनी चाहिए, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड और लंबी चौड़ी बात नहीं है। पूरा ठीक। हर पाकिस्तानी जानता है, जो देही इलाकों में रहे या शहरी इलाकों में रहे, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्राइम के पीछे कौन होता है। जी सज्जाद मीर साहब, क्या वजूहत आप समझते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की? भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर पैदा करे, लेकिन एक बात का मैं इजाफा ये करना चाहूंगा कि कराची की ये एक खास सूरत हाल है, और उस सूरत हाल में 25 साल से शायद उससे भी ज्यादा हो गए रेंजर वहां तैनात है। यहाँ फौजी एक्शन भी हुआ है, यहाँ बोरियां बंद लाशें भी मिली हैं, यहाँ लोगों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता था, उसमें भत्ता लिया जाता था, और भत्ता को छुप छुपा के नहीं, अल्लाह लान आके पर्ची दी जाती थी कि इतने पैसे तुम्हें देने हैं और देने पड़ेंगे। अच्छा, ये बड़े क्राइम तो हमने रोक दिए, इन्हीं की आड़ में छोटी मोटी बातें होती थी, यही मोबाइल छीन लेना, औरतों से उनका जेवर छीन लेना, चलती हुई गाड़ी को रोककर किसी से जो भी बटवा पर्स जो होता था मांगना, ना होना तो गोली मार देना, ये सब बातें होती थी, लेकिन इसको स्ट्रीम क्राइम कह के नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इससे लगता है कि कराची में गवर्नेंस राज की कोई चीज ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत आपस में लड़ रही है। ज़ाहिर है ये मामला तो सूबाई है, लेकिन उनकी दो की लड़ाइयाँ भी बड़ी अजीबो गरीब है। उनके मिनिस्टर, उनके एमएनए, उनके एमपीए जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह हुकूक का जिक्र करते हैं, उससे लगता है कि कराची, और सचमुच कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। अब सूबाई हुकूमत के वजीर जिससे पूछा जाए वो इतराफ़ करते हैं, जनाब यकीनन तौर पर ये ऐसा है कि ये फेलियर है, लेकिन इसकी वजह महंगाई है। यानी कि महंगाई हो गई है कि वो लूट मार को उतर आए हैं। उसकी वजह कुछ भी हो, सूबाई हुकूमत का बहरहाल ये फर्ज है, और शहर में आज तक लाहौर में सेफ सिटी का एक पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है, कैमरे किसी हद तक मौजूद हैं, अगर खराब भी हैं तो एक मेजॉरिटी उनमें ठीक तरह काम भी कर रही है, लोग पकड़े भी जाते हैं। कराची में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक। कई साल से हो रहा है कि कर रहे हैं, और वो मुस्तफा कमाल ने कहा था मैंने कर दिया, कमाल कर दिया, उसने छोटे छोटे कैमरे 2-4 जगह पर लगा दिए थे और एक दफ्तर बना दिया था जिस पर स्क्रीन पर लाके सबको दिखाता था, कुछ भी नहीं हुआ है वहां। अब कहते हैं जी हम जो शहर से बाहर जाने के 5 या 6 रास्ते हैं, पहले उनको कवर करेंगे, ठीक। दूसरे पे ये करेंगे, और 7-8 साल लगेंगे। और भाई इतने अरसे में तो पता नहीं कराची का क्या बन जाए। पुलिस का जो, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त ठीक, है, आपका पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब, ये आप क्या पुलिस समझते की हैं इतनी रजा ज्यादा के बगैर तेजी नहीं हुआ स्ट्रीट क्राइम में आना, इसकी वजूहत क्या है? देखिए, कराची में कौन सा सिस्टम है जो काम करता है? ना बिजली है, ना पानी है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना सीवरेज है, ना सड़कें हैं, तो पुलिस वहाँ पे क्या काम करेगी? कुछ भी नहीं काम कर रही। ये शहर मुकम्मल तौर पर लावारिस शहर है। भले ये 2.5 करोड़ लोगों का शहर हो, लेकिन ये लावारिस है। ये टॉप 15 जी सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आता है, और वहाँ पर अगर ये हाल है कि सूबाई हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर उसको लावारिस छोड़ दिया है, वहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो एग्जिस्ट करती है उनके साथ कोई तल्लकदारी नहीं है उनकी, ना उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो जिस शहर का ये हाल होगा वहाँ पर यही कुछ होगा। दूसरे, पुलिस का निज़ाम क्यों ठीक नहीं कर पाए, क्यों लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कर पाए अभी जी तक? वहाँ पे क्या वजह है कि पैरामिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया है इन्होंने पुलिस के से लेके? ये तो स्ट्रीट क्राइम जो है ये तो पुलिस का काम है, ये जी पैरामिलिट्री का काम नहीं है। पैरामिलिट्री ने जो काम करना था वो कर लिया, अब जिसको काम कर रहे हैं वो काम करें, और जो नहीं कर सकता वो अपना फेलियर माने कि जी हमसे नहीं ठीक। काम होता। तो सूबाई हुकूमत का फेलियर है, और वहाँ पर मुकम्मल कराची शहर को लावारिस छोड़ा उन्होंने। सूबाई हुकूमत का फेलियर है मुकम्मल तौर पर। शहजाद चौधरी साहब के मौक़िफ़ सामने आया। शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रज़ा रूमी साहब और आसमा चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।